ठीक है। तो सबसे पहले ऑफिशियली आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से संबंधित हमारी पहली क्लास है। तो मोरलेस हमारा जो पूरे कोर्स का सिलेबस है, कैसे वो स्ट्रक्चर किया गया है, उसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, उसका एक शॉर्ट ग्लिम्स लेके हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। देन यू विल हैव 1 वीक, आपके पास एक हफ्ते का समय होगा। एक हफ्ते के समय में आप अपने एसएलएम को गो थ्रू करेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स आज बताए जाएंगे उनको आप रिवाइव करेंगे। एंड इफ यू गेट एनी क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वेडनेसडे, फर्स्ट यू विल आस्क द क्वेश्चंस एंड देन वी विल कंटिन्यू द सीरीज लाइक दैट। ठीक है। तो सबसे पहले, जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं, दर्शन जो शब्द है वो अपने आप में दृश्य धातु से बना। ठीक है। दृश्य का अर्थ होता है देखना या विजन, या फिर जो आपने ऑब्जर्व किया, दृष्टिकोण जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दर्शन शब्द भारतीय परंपरा में सामान्यतः उपयोग किया जाता है जब आप किसी मंदिर में किसी भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं ना। हम बोलते हैं कि हम दर्शन करने के लिए चार धाम गए या हम महाकालेश्वर गए। तो वो दर्शन का जो भाव है वो क्या है? दर्शन शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। When we are talking about the philosophy, philosophy is not that much deep because philosophy का अर्थ है what is the theoretical background behind that, what are the theories supporting your vision. But when we are talking about दर्शन, जब हम दर्शन के विषय में बात करते हैं, ये इतना गूढ़ विषय है। ये बताता है कि आपने वास्तव में क्या देखा, आपका दृष्टि कहाँ तक पहुंचा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम योग दर्शन की बात करते हैं, जो लगभग लगभग सभी लोगों ने सुना हुआ रहता है, योग दर्शन में योग की दृष्टि प्राप्त होती है कि योग वास्तव में क्या है। राइट। योग का वास्तव रूप आप योग दर्शन से समझ सकते हैं। उसी प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक रूप आप भारतीय दर्शनों को पढ़कर समझ सकते हैं। क्योंकि भारत की जो ज्ञान परंपरा पूर्व कालीन इस समय में थी, जो एनिशियंट टाइम में इंडियन नॉलेज सिस्टम था, दैट वाज ओवरऑल अ कंप्लीट पैकेज। उसमें ऐसा नहीं था कि केवल आपको थ्योरेटिकल चीजें बताई जा रही है या केवल इंपेरिकल चीजें बताई जा रही हैं। वहां पर एक संपूर्ण ज्ञान परंपरा के आधार पर चीजें इस तरीके से डेवलप की गई थी कि आप उन चीजों में अपनी लाइवलीहुड के लिए भी चीजें सीखो, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, किस तरीके से आपको वुड कार्विंग करनी है, किस तरीके से आपको चीजें सेल करनी है, वो सारी चीजें भी सिखाई जाती थी इन द एरा ऑफ गुरुकुल परंपरा। ओके। तो वो जो भारतीय दर्शन का काल रहा, उसमें दर्शन शब्द को देखने का अर्थ ये था कि आप उस भाव को देख जो वास्तव में वास्तविकता है, जो वास्तव में सत्य है। अब वास्तव में सत्य क्या है, उसको जानने के लिए, उस ज्ञान को पाने के लिए ही आगे आपके कुछ और दर्शन भी मिलते हैं। जब हम कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं भारतीय परंपरा में, इंडियन कल्चर में, तो हमारे पास भारतीय दर्शन को जानने के लिए बहुत सारे स्रोत प्राप्त होते हैं। स्रोत का मतलब होता है सोर्सेस, फ्रॉम वेयर यू कैन गैदर द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, आज के समय पे अगर आपको फिजिक्स की नॉलेज लेनी हो, देर इज अ वेरी फेमस राइटर, डॉक्टर प्रोफेसर एस सी वर्मा फ्रॉम आईआईटी रुड़की। यू कैन गेट द बुक ऑफ हिज एंड यू विल गेट एवरी नॉलेज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आपको बायोलॉजी की नॉलेज लेनी हो, तो बायोलॉजी के एक पर्टिकुलर 11th 12th की बहुत फेमस बुक आती है, ह्यूमन बायोलॉजी एंड फिलोसफी के नाम से, सॉरी, ह्यूमन बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी के नाम से। तो ये जो अलग अलग बुक्स के राइटर्स हैं, कुछ राइटर्स ने क्या किया, उस कंटेंट को पूरा समराइज करके इस तरीके से दिया है कि छोटे से छोटा, लोअर टू लोअर क्लास और अपर टू अपर क्लास स्टूडेंट गेट द नॉलेज फ्रॉम दैट बुक। तो जो हम भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे पास वेद उपलब्ध हैं, उपनिषद उपलब्ध हैं, स्मृति ग्रंथ उपलब्ध हैं, हमारे इतिहास ग्रंथ उपलब्ध हैं, पुराण उपलब्ध हैं, और कुछ हमारे पास भाष्य, वृत्तियां और टीकाएं उपलब्ध हैं। ठीक है। अब ये जो शब्द अभी हमने कहे, वेद ऐसे, यू कैन से, वेद ऐसे ग्रंथ हैं या वेद उनको कहा जाता है जो अपौरुषेय वाक्य हैं। यानी कि जो किसी भी पुरुष ने ना कहे, लिखे, ना उत्पन्न किए, ये अपौरुषेय वाक्य है, मतलब ये स्वतः प्रकट हुए हैं। इसलिए जो चारों वेद हैं हमारे, इनको अपौरुषेय माना गया है। इनका कोई भी राइटर या एडिटर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है।
वेदास आर अपौरुषेय वाक्य। उपनिषद जो हैं उनको कहा जाता है जो गुरु के सानिध्य में बैठकर लिए गए हैं और वेदों का सार है। वेद इतने बड़े हैं, इतने ह्यूज हैं कि आज के समय पर जैसे जैसे कालखंड परिवर्तित होता रहा, एज द टाइम इज चेंजिंग फ्रॉम दैट एनिशियंट टाइम ऑफ वेदास, पीपल आर नॉट दैट मच सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड वेदास। लोगों का जो मानसिक स्तर है वो उतना नहीं रहा कि वो वेदों की भाषा को समझ पाए। तो उन वेदों की भाषा को समझाने के लिए, जैसे हमारे 11th 12th में क्या होता है कि इतनी मोटी बुक होती है केमिस्ट्री फिजिक्स की और एक छोटी सी उसकी गाइड बुक आती है। यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, वेदास आर लाइक द बुक एंड उपनिषद आर लाइक द गाइड बुक, जिसमें आपको अगर वेद पढ़ने का समय नहीं है, वेद पढ़ने की आपकी सामर्थ्य नहीं है, यू कैन लर्न, you can read and understand the Upanishads and you will get whole of the knowledge of Vedas। तो उपनिषदों के सार के रूप में, सॉरी, वेदों के सार के रूप में उपनिषदों को कहा जाता है। और उपनिषद शब्द का स्वयं का शाब्दिक अर्थ है गुरु के सानिध्य में बैठकर लिए गया ज्ञान। क्योंकि जितने भी हमारे उपनिषद हैं वो किस प्रकार से लिए गए हैं, किस प्रकार से बने हैं एक्चुअल में। गुरुकुल परंपरा में एक गुरु है, एक शिष्य है। शिष्य को कुछ जानने की इच्छा हुई तो शिष्य ने जाके गुरु से प्रश्न किया। गुरु के पास सारा ज्ञान ऑलरेडी अवेलेबल है। शिष्य ने पहले जब प्रश्न किया, इच्छा उत्पन्न करी कि मुझे ये जानने की इच्छा है, तो गुरु ने उसके साथ डिस्कशन शुरू किया। वो जो डिस्कशन हुआ, जो वार्तालाप हुआ, वो वार्तालाप आपका, गुरु ने ये क्वेश्चन बोला, फिर शिष्य ने ये पूछा, फिर इसने ये उत्तर दिया, वो पूरा वार्तालाप एक कॉन्वर्सेशन रूप में उपनिषदों में उपस्थित है। ठीक है। तो अधिकतर उपनिषद आपको जो है इसी वाक परंपरा में मिलेंगे, वाद विवाद परंपरा में मिलेंगे, जिसकी वजह से उपनिषदों को गुरु के सानिध्य में बैठकर लिया गया ज्ञान कहा जाता है। स्मृति ग्रंथों में वह सभी ग्रंथ आते हैं जो लिखे नहीं गए, कहे गए और शिष्यों ने सुने, सुनकर उनकी स्मृति में जो आए शिष्यों ने उनको राइट डाउन किया। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता जो है वो स्मृति ग्रंथ के अंदर आता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने लिखा नहीं, उन्होंने कहा, अर्जुन ने सुना, तो अर्जुन के द्वारा वो आगे संकलित होकर परंपरागत रूप से तब वो रिटर्न फॉर्म में आया। इसी प्रकार से जो स्मृति ग्रंथ हैं उनके बाद आते हैं आपके इतिहास और पुराण ग्रंथ। इतिहास और पुराण वो हैं जिनमें आपका अभी के समय से कुछ समय पहले का जो एक ऑथेंटिक एरा हम मान सकते हैं, जो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, जहां पर लोग लिखना पढ़ना जान चुके थे, जहां पर हमारे पास टेक्सचुअल बुक्स फॉर्मेट अवेलेबल हो चुके थे, लोगों ने उस कथाओं को लिखा प्रॉपर, वो रिटर्न फॉर्म में, जिसने देखा उसी ने लिखा, जिसके नॉलेज में आया उसी ने लिखा, वो इतिहास और पुराण बने। इसके पश्चात जब आप और कालखंड में आगे की तरफ आते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने योग की उस उच्च स्तर को, जिसको समाधि या ध्यान का उच्च स्तर कहा जाता है, उसको अचीव किया, खुद अचीव किया, खुद वहां तक पहुंचे। और उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो उनको समाधि की अवस्था में पता चला कि वास्तविक सत्य है, उन्होंने उसके हिसाब से कुछ चीजें डिस्क्राइब करी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम बुद्धिस्ट की बात करते हैं, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि भगवान को मत पूजो। बुद्ध ने कहा कि भगवान जो है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। जो ऊर्जा है या आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल सकती है, परमात्मा लेकिन किसी शारीरिक ढांचे में नहीं है। लेकिन लोगों ने क्या किया, बुद्ध के मरने के पश्चात बुद्ध को ही वो शारीरिक ढांचा, उनकी मूर्ति बना के उसी को पूजना शुरू कर दिया। जैन जो दिगंबर रहे, श्वेतांबर रहे, जैन परंपरा में उन्होंने जो अपना हाईएस्ट लेवल अचीव किया, उनको कुछ नॉलेज हुई, कुछ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस समाधि की अवस्था में। उन्होंने अपने अनुसार चीजों को डिस्क्राइब किया कि कुछ चीजें जीव हैं, कुछ अजीब हैं, कुछ निर्जर हैं, कुछ आर्जव हैं। इस प्रकार से एक चार्ट डेवलपमेंट पूरा जैन फिलोसफी के अंदर भी आता है, जैन दर्शन के अंदर भी आता है। किंतु सेम वही घटनाक्रम हुआ कि जिसने ज्ञान परंपरा चालू करी, उनके मरने कुछ समय बाद वो कुछ रूप से विकृत होती चली गई और धीरे धीरे विकार इतने आ गए कि वो जो एक्सप्लेनेशंस हैं लोगों ने अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया, बिकॉज नाउ दीज टेक्स्ट आर नॉट बीइंग रेड इन द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में अब इन ग्रंथों को, इन दर्शनों को पढ़ा और पढ़ाया नहीं जा रहा है, जिसके कारण कोई व्यक्ति अगर खुद से पढ़ने की चेष्टा करता है तो वो गलत सलत उसका मतलब समझ लेता है। और पिछले कुछ 3-4 सालों से, जब से एआई बिल्कुल प्रकोप पे है, तब से इन दर्शनों का जो है और विकार बढ़ चुका है, मतलब इनकी विकृतियां और बढ़ चुकी हैं। क्योंकि जो इसमें लिखा है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है हमें नहीं पता, एआई उसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे देता है एंड वी बिलीव इन दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है,
कुछ कोर्सेज में यज्ञ एंड इट्स थेरेपेटिक एप्लीकेशन। तो यज्ञ में जब हम यज्ञ प्रक्रिया करते हैं, मतलब जो हम पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं, हवन कुंड होता है, हम उसमें कुछ हवन सामग्री डालते हैं, उसका पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। उस साइंटिफिक प्रोसेस में हम कुछ देवताओं के नामों का उच्चारण करते हैं और उनके नाम की अग्नि में हम सामग्री डालते हैं। उन देवताओं के लिए 33 कोटि देवी देवता बताए गए। अब ये 33 कोटि का जो अर्थ है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज 33 करोड़, राइट। जब आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे यू विल गेट द डेफिनेशन कि 33 कोटि मतलब 33 करोड़, ठीक है। लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे ना टेक्स्ट को, निघंटू टेक्स्ट जिसमें ये लिखा है, दे आर मेंशनिंग विद रेफरेंस टू डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट कि यजुर्वेद में कितने बताए गए हैं, सामवेद के अनुसार कितने बताए गए हैं, और वास्तव में जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप फील कर सकते हैं, वो 33 है, केवल 33 है केवल। और उन 33 को भी डिफाइन किया हुआ है। किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है? उसमें आपके 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और एक मन। अब इनमें से बाकियों के नाम को भले आप कोरिलेट ना कर पाए, लेकिन जो 11 रुद्र हैं उनको आप कोरिलेट जरूर कर सकते हैं। जैसे 11 रुद्र हैं आपके 5 प्राण और 5 उपप्राण, जो आप हठ योग में भी पढ़ते हैं। 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, जो हमारी वायुएं भी हैं हमारे शरीर में, है ना। और जब हम यज्ञ करते हैं तो हम इन पांचों के नाम की आहुति देते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, इस प्रकार से। इसी प्रकार से 5 हमारे उपप्राण है, नाग, कूर्म, प्रकर, देवदत्त और धनंजय। तो वो जो 5 प्राण और 5 उपप्राण जिनके कारण हमारा शरीर चल रहा है, उन्हीं को देवताओं की संज्ञा दी गई है, ठीक है। उसके बाद उसमें 2 स्पेसिफिक नाम आते हैं जिसको कहा जाता है, मतलब जो एक्चुअल में है वो है आपके पृथ्वी और इंद्र, पृथ्वी और प्रजापति, इस प्रकार से। लेकिन जब आप उसको गूगल पे सर्च करोगे वो बताएगा 2 अश्विनी कुमार। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू दैट मिस्टेक। वो उस 2 पेयर में क्या लिख के आते हैं? 2 अश्विनी कुमार लिख के आते हैं। इसका मतलब जो हमने पढ़ा वो गलत जगह से पढ़ा, जिसकी वजह से वो नॉलेज हमारी क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूट हो गई और डिस्ट्रैक्ट हो गई। वही डिस्ट्रैक्शन हमें मटीरियलिस्टिक टेक्स्ट की तरफ लेकर के गया, जिसमें केवल और केवल फिजिकल वर्ल्ड की बात की गई, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। तो उसके बाद एक समय ऐसा आया जब लोग वापस जागृत अवस्था में आने लगे, तो उनको लगा कि यार कुछ तो इसमें था जिसको वापस एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है, क्योंकि लोग उन टेक्स्ट को समझ नहीं रहे हैं। तो वो जो पतंजल योग सूत्र बहुत कंसाइज फॉर्म में एक मैनुअल के रूप में दिया हुआ है, उसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत आवश्यकता पड़ी, और उसको एक भाष्य के रूप में लिखा गया बहुत लोगों के। उस भाष्य के विभिन्न भागों की वृत्तियां और टीकाएं बनी। तो भाष्य जो है उन टेक्स्ट के जो हमारे सूत्र के फॉर्मेट में है, जो हमारे क्या कह सकते हैं इसको, श्लोकों के फॉर्मेट में उनके बनने लगे धीरे धीरे। जैसे योग भाष्य आप देखेंगे, योग सूत्र का जो भाष्य है व्यास भाष्य के नाम से, वो सबसे फेमस है, सबसे ऑथेंटिक माना जाता है क्योंकि सबसे पुराना है, ठीक है। तो ये सारे वेद, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, इतिहास, पुराण, बुद्ध, जैन और जितने हमारे मटेरियलिस्टिक टेक्स्ट हैं, भाष्य, वृत्तियां और टीकाएं, ये सभी हमारे भारतीय दर्शन के स्रोत हैं। क्योंकि इनमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन से ही लिया हुआ है। तो भारतीय दर्शन का कुछ 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 एस्पेक्ट इनके अंदर मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जीव विज्ञान को जब आप देखते हैं, तो उसमें बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी 3 पार्ट आते हैं। बायोलॉजी मतलब जो जीवित प्राणी है, बॉटनी मतलब जो पेड़ पौधों से संबंधित है, इस तरीके से उसमें 3 ब्रांचेस बन जाती हैं। वैसे ही जब आप वेदों को पूरा नहीं समझ पा रहे तो उसके कुछ 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 ब्रांचेस जो है अलग अलग होके सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो स्रोत्र हैं ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक जटिल और संपूर्ण रूप लेकर के चलते हैं, जिसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है, एक नैतिकता और कानून के सारे नियम प्राप्त होते हैं, ऐसी क्षमताओं के विषय में उसमें बात की जाती है जो शायद आज के समय पे हम भूल चुके हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय का पूरा ज्ञान हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा में आता है, भारतीय दर्शन में आता है। आश्रम और वर्ण व्यवस्था पूरी भारतीय परंपरा में पहले के समय पर बताई जाती थी। कर्म का सिद्धांत क्या है, 16 संस्कार क्या है, पंच महायज्ञ क्या है, ये सब हमारा भारतीय संस्कृति का भाग रहा है। लेकिन आज के समय पे ये कुछ कारणों से, कालखंड के चलते पीछे छूट चुका है। तो अभी ये जो उपनिषद और इतिहास, पुराण ग्रंथ जितने भी हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको
आस्तिक ग्रंथ या आस्तिक दर्शन कहा जाता है। इनका जो कैटेगराइजेशन वो दो पार्ट में होता है, एक होते हैं आस्तिक, दूसरे होते हैं नास्तिक। आस्तिक का अर्थ सामान्यतः रूप से लिया जाता है ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को ना मानने वाले, लेकिन यहाँ पर आस्तिक का अर्थ है वेदों को मानने वाले और वेदों को ना मानने वाले। ठीक है, क्योंकि वेद जो लोग फॉलो करते हैं या जो लोग वेद परंपरा को लेकर के चलते हैं, दे बिलीव दैट कि वेद अपौरुषेय वाक्य है, वेद किसी ने नहीं लिखे, वेद केवल प्रकट हुए। एंड दोस पीपल हु डोंट बिलीव दैट कि कोई चीज अपने आप टपक सकती है, अपने आप प्रकट हो सकती है, दे डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदास। राइट, तो वेदों में जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया वो उसको नहीं मानते, उनको नास्तिक कहा गया। और वेदों की जो परंपरा है उसको फॉलो करने वाले जितने हैं उनको आस्तिक कहा गया। इन आस्तिक दर्शनों में 6 स्पेसिफिक नाम आते हैं जो कि दो दो के पेयर में आते हैं। दो दो के पेयर में कैसे? न्याय और वैशेषिक एक जोड़ा है, योग और सांख्य दूसरा जोड़ा है, मीमांसा और वेदांत आपका तीसरा जोड़ा है। मीमांसा और वेदांत को पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात जो आपके नास्तिक दर्शन आते हैं, दीज आर ओनली 3। ठीक है, नास्तिक का मतलब वो जिन्होंने वेदों की एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा वेद को हम नहीं मानेंगे, वेद में अगर कहा है कि यज्ञ करो उससे आपका अपलिफ्टमेंट होगा, आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा, वो बोलते हैं नहीं बढ़ेगा यज्ञ से। हम तो किसी का भला करेंगे, हम अपने कर्मों को सही रखेंगे, अपने जो इक्वालिटी है उसको मेंटेन करेंगे तो हमारा भला हो सकता है, तो संसार का भला हो सकता है। इस प्रकार के विचारों के साथ बौद्ध, जैन और चारवाक 3 प्रमुख नास्तिक दर्शन आते हैं। लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन का भी जो गोल है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, मतलब लिबर्शन। दैट इज वाई दे आर प्रेजेंट हेयर इनसाइड द दर्शन, क्योंकि वो भी हमें वही दृष्टिकोण दे रहे हैं जो आस्तिक दर्शन हमें देने का प्रयास कर रहे हैं। केवल उनके कहने का तरीका, केवल उनका प्रारंभ करने का तरीका थोड़ा सा भिन्न है। ये कुछ इस तरीके से हो गया जो चीजें मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल ऐसे गर्दन हिला हिला के बोलेंगे हाँ मैडम बिल्कुल सही बता रही है, वो नोट डाउन कर रहे हैं, एग्जाम में यही आएगा। और कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा क्या ही बकवास चल रही है ये, हम तो नहीं मानते ये सारी चीजें हैं। हो सकता है वो भी यही चीजों का जो अल्टीमेट लक्ष्य है उसको किसी और तरीके से खोज के लाए, लेकिन मेरी बात को डिनाई करके जाए। तो जो मेरी बात को ओके कर रहे हैं वो आस्तिक हो गए, जो मेरी बात को नॉन ओके कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी कर रहे हैं हाँ चलो ठीक है हम किसी और रास्ते से ढूंढ के लाएंगे, दे बिलोंग्स टू द नास्तिक साइड। ओके, तो ये पूरा का पूरा सार है आपके सिलेबस का। एंड दैट इज वाई द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ योर होल सिलेबस इज फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी, यानी कि भारतीय दर्शन की आधारशिला। जब आप आधार को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आगे आपको पढ़ना क्या है ना। अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया, वट एवर वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ इज जस्ट द सिलेबस कंटेंट, what you have to study in your whole book of Indian philosophy, जिसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमने बातचीत करने का भी प्रयास किया। अब इसमें जो आस्तिक दर्शन है, क्योंकि ये दो दो के पेयर में है तो आगे के 3 ब्लॉक आपको ऐसे ही दो दो के पेयर में मिलेंगे। न्याय और वैशेषिक दर्शन आपको सेकंड ब्लॉक में मिलेगा, सांख्य और योग दर्शन आपको थर्ड ब्लॉक में मिलेगा, मीमांसा और वेदांत आपको फोर्थ ब्लॉक में मिलेगा, और 5वां ब्लॉक किसके लिए बचता है? नास्तिक दर्शन के लिए। तो 5वें ब्लॉक में आपके तीनों नास्तिक दर्शन आएंगे, बौद्ध, जैन और चारवाक। अब ये कंटेंट का पैटर्न समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपको पूरे सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, यू विल नॉट बी एबल टू चूज कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग में जल्दी आ जाती है, जैसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिस्क्राइब करे वो फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी से बिलोंग करते हैं कि दर्शन का अर्थ क्या है, कौन सी धातु से बना है, हमारे भारतीय दर्शन के स्रोत क्या क्या हैं, भारतीय दर्शन में किन किन मुख्य बिंदुओं पर बात की गई है। जैसे कौन कौन से मुख्य बिंदु हो सकते हैं भारतीय दर्शन के, कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूं, इस तरह के जो प्रश्न है वो सब भारतीय दर्शन का मेन टॉपिक ऑफ कंटेंट है, मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ना। जैसे फिजिक्स का मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्ट होता है आपका मास एक्सलेशन फोर्स से, बायोलॉजी का स्टार्ट होता है सेल टिश्यू मसल से, है ना। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले आपको एटम मॉलिक्यूल ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी कि वो केमिकल बन रहा है। देन the same pattern is followed in your syllabus. First, you have to understand the foundation, what is the basis of your whole Bharatiya Darshan, and then remaining 4 blocks will be containing the subject material specific darshanas.
और भी कुछ भारतीय दर्शन है जो यहाँ पर इंक्लूड फिलहाल नहीं करे गए हैं। ठीक है, हमें केवल अभी फिलहाल के ये 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शनों के ऊपर ही चर्चा करनी है फॉर द एग्जाम्पल। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जब हम फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी की बात करेंगे तो आप अपने जो कोर्स स्ट्रक्चर है ना उसमें यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी यानी लगभग लगभग हम डिस्कस कर चुके कि भारतीय दर्शन का स्वरूप कैसा है ना। भारतीय दर्शन का आगे क्षेत्र क्या है, किस किस एरिया में भारतीय दर्शन बात करता है, भारतीय दर्शन के सोर्सेस क्या हैं, स्रोत क्या है। स्रोत तो लगभग हमने सारे समझ ही लिए, तो सेकेंड यूनिट आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आपको बस उसमें क्या करना है, जो हमने पैरामीटर्स लिखे हैं कि 6 आस्तिक और 3 नास्तिक, उनको डैश 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 करके उनके बारे में एक एक लाइन याद कर लेनी है कि न्याय दर्शन किस चीज के विषय में बात करता है, वैशेषिक दर्शन किस चीज के विषय में बात करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, न्याय दर्शन में तथ्य तर्क प्रमाण की बात की जाती है। तथ्य तर्क प्रमाण मतलब स्टेटमेंट, तथ्य, ओके, फैक्ट, तर्क यानी उसके पीछे का लॉजिक, प्रमाण मीन्स द प्रूफ। तो साइंस में जब हम फॉलो करते हैं, मॉडर्न साइंस की मैं बात कर रही हूँ, मॉडर्न साइंस में जब हम किसी हाइपोथेसिस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, किसी परिकल्पना को परिपूर्ण करने का प्रयास करते हैं रिसर्च के माध्यम से, वी फॉलो द सेम पैटर्न। हम सेम चीज को फॉलो करते हैं। कैसे? हम पहले एक स्टेटमेंट डेराइव करते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है, वो तथ्य है। फिर हम उसके पीछे के तर्क ढूंढते हैं, लॉजिक्स ढूंढते हैं, किताबों को पढ़ते हैं कि अच्छा ऐसा है या नहीं है, ऐसा है या नहीं है। वो लॉजिक्स ढूंढने के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो हमारा क्या है, प्रमाण। ठीक है, तो तथ्य, तर्क और प्रमाण। अगर वो प्रमाण जो हमने शुरू में लिया वो प्रमाणित हो गया तो ओके है, नहीं हुआ तो हम फिर से दूसरी हाइपोथेसिस बनाते हैं और वो रिसर्च ऑनगोइंग रहती है। सेम पैटर्न हमारा न्याय दर्शन में फॉलो होता है। वैशेषिक दर्शन की जब आप बात करोगे तो वैशेषिक दर्शन के अंदर आपका मेनली जो सृष्टि बनी है, ब्रह्मांड जो बना है, किन तत्वों से मिलके बना है, उसमें 9 द्रव्य हैं, किस प्रकार के गुण हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव, इनकी चर्चा की जाएगी, है ना। मतलब 9 एलिमेंट्स हैं। जैसे द्रव्य शब्द बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो इंग्लिश में एलिमेंट अगर आप उसको बोलोगे, कौन कौन से एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, सब लोगों को पता है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। अर्थ, एयर, वाटर, ये 5 एलिमेंट्स तो हमें सबको लगभग पता है ना। हमारी बॉडी उन्हीं 5 एलिमेंट्स से बनी है। उन 5 से 4 और एक्स्ट्रा है। काल, दिशा, आत्मा, मन। काल मतलब जो काल चक्र चल रहा है, जो टाइम पीरियड चल रहा है, काल। दिशा मतलब डायमेंशन, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, 4 डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है। आत्मा यानी कि सोल, और मन जो उस आत्मा का परिलक्षण करता है हमारे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 9 द्रव्य बताए गए वैशेषिक दर्शन में। तो ये जस्ट एक ओवरऑल ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि न्याय दर्शन में इन इन चीजों की बात की जाएगी और वैशेषिक दर्शन में इन इन चीजों की बात की जाएगी। जब हम उसको पढ़ेंगे सेकेंड ब्लॉक में तो हम उसको और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को जब आप देखेंगे, उसका जो फंडामेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिट्स का, वो इसी तरीके से होगा, जिसमें पहले यूनिट में आप कुछ बेसिक लॉज, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दोनों के, कि न्याय और वैशेषिक इकट्ठा किस किस चीज के बारे में बात करते हैं, वो बताए गए हैं। उसके बाद सेकेंड यूनिट आपकी स्पेसिफिकली न्याय दर्शन को डेडिकेटेड है और थर्ड यूनिट आपकी स्पेसिफिकली वैशेषिक दर्शन को डेडिकेटेड है। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही आपका जैसे न्याय और वैशेषिक का डिस्ट्रीब्यूशन है थर्ड ब्लॉक में, सेम डिस्ट्रीब्यूशन आपका योग और सांख्य दर्शन को लेकर के होगा। सांख्य दर्शन और योग दर्शन को भी हमने इसी पैटर्न पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा अपने एसएलएम में, जिसमें सबसे पहले आप सांख्य दर्शन के कुछ फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे कि सांख्य किस प्रकार से प्रकृति और पुरुष के द्वैत की बात करता है, यानी कि आत्मा और जो प्रकृति का तत्व है वो दोनों भिन्न है, वो विकृति है या प्रकृति है, इसका पूरा क्लासिफिकेशन सांख्य दर्शन में मिलता है। और योग दर्शन भी लगभग लगभग उसी के जैसी बात करता है, केवल एक एलिमेंट योग दर्शन में एक्स्ट्रा आता है जो आता है ईश्वर के। तो इस प्रकार से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम सांख्य दर्शन के, सांख्य दर्शन की जो बेसिक नॉलेज है और योग दर्शन की जो बेसिक नॉलेज है उसको हम थर्ड ब्लॉक में पढ़ेंगे। फोर्थ ब्लॉक आपका इसी तरीके से उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा पर आधारित होगा, जिसमें कि आप ब्रह्म, अटल सत्य और वास्तविक सत्य इस तरह के शब्दों को पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा उनको सुनने की आदत तब तक हमें पड़ जाएगी क्योंकि ऊपर के 3 ब्लॉक तब तक हम पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और लास्ट ब्लॉक जो है आपका वापस से वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है, चारवाक, जैन और बुद्ध फिलोसफी। ठीक है,
अब हम सबसे पहले जो भारतीय दर्शन परंपरा है उसका एक वापस से लिटिल ग्लिम्स ले लेते हैं। दर्शन जिसका अर्थ है विजन और फिलोसॉफिकल सिस्टम, यानी कि आपने दृष्टि की बात करी, आपने देखने की बात करी, आपने उसको देखकर जो ग्रहण किया, उससे आपका दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ, तो वो आपको स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से, एथिकली, मौलिक रूप से ओरिएंट करता है अपने इनर कॉन्शियसनेस के साथ। जो दर्शन है हमारे, जब आप उनको पढ़ते हैं, आपका विजन डाइवर्सिफाई होता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो ब्रॉड होती है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि अनेकता में एकता का भाव आपको मिलेगा। जब आप योग दर्शन की बात करते हैं तो वहां पर एक शब्द आता है पुरुष, और एक आता है प्रकृति। पुरुष जो है उसको मेल फीमेल वाला पुरुष नहीं है, पुरुष का अर्थ यहाँ पे आत्मा से है। उस पुरुष को दृष्टा शब्द से भी संबोधित किया गया है। दृष्टा मतलब जो देखने वाला है। अब देखने वाले का क्या मतलब है? अभी आप एक स्क्रीन को देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्क्रीन देख रहे हो, राइट? लेकिन अगर आपका शरीर न्यूट्रल है, आपका शरीर बिल्कुल कांस्टेंट है, फिर भी वो आईज जो है फंक्शन कर रही है, किसके कहने पे कर रही है? हमें लगता है ब्रेन के कहने पे कर रही है। ब्रेन में भी हमारा पीनियल ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड है, वो किसके कहने पे काम कर रहे हैं? वो सबको बता रहा है कि क्या करना है बॉडी में, क्या नहीं करना है, लेकिन वो खुद किसके ओरिएंटेशन में चल रहा है? वो अपने आप में सोल के साथ ओरिएंट होके चल रहा है, हमारे आत्मा के साथ ओरिएंट होके चल रहा है, एंड दैट सोल itself looks its own identity as what is going on in the mind। यानी कि जो पुरुष है वो खुद को वैसा देखता है जैसा उसका भाव अभी मस्तिष्क में, मन में, चित्त में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हो सकता है मेरी बात को सुन के किसी को गुस्सा आ रहा हो, तो उसको लगेगा कि मैं एक गुस्सैल व्यक्ति हूँ। किसी को दुख हो रहा हो तो उसे लगेगा मैं दुखी हूँ। लेकिन क्या आत्मा का जो तत्व है, जो पुरुष का तत्व है, वो दुखी होता है? क्या उसको सुख होता है? या ये दुख सुख ये सब जो है ये केवल और केवल शरीर के या मन के या चित्त के भाग हैं, या चित्त के अनुभव करने के जो है तत्व है? क्या आत्मा इन सब चीजों को अनुभव करती है? ये सारा का सारा परिप्रेक्ष्य तब क्लियर होता है जब हम योग सूत्र का एक स्पेसिफिक सूत्र पे आते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। और जब तक वो अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होता, तो अगले सूत्र में ही बताया है वृत्ति ही सारूप्यम इतरत्र। योग सूत्र के स्टार्टिंग के जो 4 सूत्र हैं वो आपको योग सूत्र का एक ग्लिम्स दे देते हैं। पहला अथ योगानुशासनम, उसको डिस्क्रिप्शन जब आप योग सूत्र पढ़ेंगे तब हम करेंगे। दूसरा कहता है योग चित्त वृत्ति निरोध। सिंपल शब्दों में चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। लेकिन भैया ये चित्त क्या है, ये वृत्ति क्या है, और ये निरोध क्या है? इन तीनों को समझना ही योग सूत्र में मतलब एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज चित्त, व्हाट इज द मीनिंग वृत्ति, एंड व्हाट इज निरोध। सिंपल शब्दों में आप फिलहाल के लिए समझ सकते हैं, वृत्ति एक तरह से ऐसा है जो आप नहीं है, आप वैसा रिएक्ट कर रहे हैं, वो वृत्ति है आपके अंदर, ठीक है? जब तक वृत्तियां हैं तब तक योग नहीं होगा। जैसे ही वृत्तियां हटी, वृत्तियों का निरोध हुआ, यानी वृत्तियां निरुद्ध हुई, वैसे ही आप योग की स्थिति में पहुंच गए। किससे किसका योग हुआ उसकी हम ये अभी बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही योग हुआ, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग होने के बाद वो दृष्टा, वो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यानी कि अभी वो अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है, अभी कैसा है? वृत्ति ही सारूप्य मित्रत्र, यानी कि अभी वो अपने आप को वृत्तियों के जैसा देख रहा है। अगर वृत्ति मेरे मन के भीतर दुख की चल रही है, तो मुझे आत्मा को ऐसा लगेगा कि आत्मा दुखी है, लेकिन आत्मा को दुख नहीं है। दुख का भाव जो है वो चित्त में है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जब होता है, वी फील दैट कि वो पुरुष जो तत्व है ना, वो सिंगुलैरिटी में नहीं है, वो प्लुरैलिटी में है। क्योंकि एक पुरुष आपके भीतर है, एक मेरे भीतर है, जितने लोग अभी मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं सबके भीतर अलग अलग आत्मा उपस्थित है, लेकिन उसके बावजूद भी सब एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड। तो दैट प्लुरलिज्म एंड डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट देयर इन ऑल द भारतीय दर्शन, ऑल द इंडियन फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, ओके? इसके अलावा जब आप न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को देखते हैं, तो न्याय दर्शन में जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है तथ्य तर्क प्रमाण का, ये हमें एम्पेरिकल स्टडी के जैसा लगभग लगभग प्रतीत होता है। क्योंकि इंपेरिकल स्टडीज में हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस दिया, उसके पीछे पूरा एक्सपेरिमेंट जुटा दिया, उसके बाद जो रिजल्ट निकला उसके हिसाब से हमारी हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट हो गई या रिजेक्ट हो गई।
तो वो इम्पेरिकलिज्म हमारे भारतीय दर्शनों में है, वो रैशनैलिटी हमारे भारतीय दर्शनों में है कि सत्य की बात करने की क्षमता वहां पर है। इसके अलावा जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिस है, उन दोनों का इंटीग्रेशन हमें भारतीय दर्शनों में देखने के लिए मिलता है। एंड विद दैट थियोलॉजिकल ओरिएंटेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडियन फिलोसफी, यानी कि वहां पर आपके जो बड़े बड़े गूढ़ रहस्य वाली थ्योरीज हैं दर्शन से संबंधित, वो सारी की सारी थ्योरीज आपको यहाँ पर भारतीय दर्शनों में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो ये जो 4 से 5 6 चीजें पॉइंटर्स में लिखी हुई हैं, दीज आर द एक्चुअल स्कोप ऑफ इंडियन फिलोसफी, क्योंकि भारतीय दर्शन किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है, कौन कौन से क्षेत्रों को कवर करता है। स्कोप का मतलब व्हाट इज द पॉसिबल एरियाज फॉर दैट सब्जेक्ट टू कवर ऑन, है ना। जैसे हम फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बात करें, उसके स्कोप की बात करें, केमिस्ट्री का स्कोप कहाँ पे है, अनलिमिटेड है, बिकॉज केमिस्ट्री इज देयर इनसाइड योर बॉडी, केमिस्ट्री इज देयर आउटसाइड योर बॉडी। when we talk about physics, the same is there. Scope means you can learn biomechanics to form the alignment in yoga postures, you can learn the mechanics to develop machinery, or you can learn physical concepts to be an athlete. Different different things are there. तो ये जो हमारे ओरिएंटेशन हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उसी प्रकार से इंडियन फिलोसफी का जो एक स्कोप तैयार होता है, ब्रॉड स्कोप है, वो स्पिरिचुअल और एथिकल ओरिएंटेशन प्रदान करता है, प्लूरल है, डाइवर्सिफाइड है, उसके साथ साथ इंपेरिकल रैशनल भी है। विद दैट देयर आर इंटीग्रेशन ऑफ प्रैक्टिसेस विद द theoretical support of this practice too, and the theological orientation is also there. These are actually the widest scope of Indian philosophy, which you will study in detail in the unit number 1. Sources of Indian philosophy को already हम discuss कर चुके हैं, so I will not go again deeper into that. इसके बाद कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स आते हैं थर्ड यूनिट के अंदर आपके, जो भारतीय दर्शन के मूल बिंदु रहे हैं। जैसे दर्शन का अर्थ आपको वास्तव में पता होना चाहिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले एनाटॉमी की डेफिनेशन पता होना चाहिए, है ना। फिलोसफी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसी प्रकार से जो कंटेंट मटेरियल हमारा भारतीय दर्शन का है, कि दर्शन शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, आत्मा का अर्थ क्या है, ब्रह्म का अर्थ क्या है, कर्म क्या है, मोक्ष क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय, कौन कौन से 4 भाग हैं जो पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर आते हैं। दीज आर द कॉमन कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। एंड देन क्लासिफिकेशन, जो भी हमने देखा, आस्तिक और नास्तिक 2 कैटेगरीज में आएगा हमारा, ये तो हमारे दिमाग में फिक्स होना ही चाहिए। अब ये जितना आपको सामने इस स्लाइड में दिख रहा है ना, दिस इज होल योर कंप्लीट फर्स्ट ब्लॉक इन कंसाइज वे, मतलब बहुत सूक्ष्म में वो आपका पूरा फर्स्ट ब्लॉक सामने लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अपनी कॉपी में एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन 110% आता ही आता है। वाई? जो भी सब्जेक्ट आपको मिलेगा, चाहे इंडियन फिलोसफी के अलावा कोई और भी, एग्जाम के पैटर्न में इफ यू आर द एग्जामिनर, आपको वो सिलेबस मिलता है जिसका टाइटल लिखा होता है कुछ ना कुछ। उस टाइटल को देख के सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है कि उसकी डेफिनेशन, उसका जो क्लासिफिकेशन है और उसके बेनिफिट्स हैं। नॉर्मली एक क्वेश्चन ये बन ही जाता है। उसी प्रकार से भारतीय दर्शन को लेकर के एक जो डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज भारतीय दर्शन क्या है, इनका स्कोप क्या है, सोर्सेस क्या है, और क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इनको अलग अलग करके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अगर आपको यूनिट का नाम याद है तो आपको पर्टिकुलर वो क्लिक कर जाएगा कि उस यूनिट में ये कॉन्सेप्ट है, यही इसके अंदर आने वाले हैं। तो एग्जाम पर्पज से इट इज वेरी वेरी, ठीक है। नाउ आई आस्क all of you, I am allowing you to unmute yourselves. If you have any doubt from any of the things which we discussed right now you can ask. Ma'am, Yes. yes. So, just reading from the SLM, all the 4 blocks will be enough to answer the question paper, right? Yeah. Or do we have to do extra study also regarding darshan? See, if you want to do extra studies regarding this, in the time period of 4 months, it is not possible to learn or understand the depth of Indian philosophical system. Correct. Why I am saying that? Because even if you will go with one Yoga Sutra,
Yoga Hmm. Sutra is maybe it is your subject right now, maybe it will be the subject in next semester. But when you go through Yoga Sutra only, you need at least 2 years to understand it completely. And Oh, okay. that is the case. That is the case when you have a guru to teach you that. Hmm. Okay. But if you are learning it from yourself, Yoga Sutra is having Hmm. only 195 sutras. Yeah. 195 is not that big count. But still, if you want to learn, if you want to understand Patanjali Yoga Sutra and meaning of each and every sutra in the original Hmm. context of it, you have to give time. You have to read so many of the bhashya, vrittis, tikas, and then you will get the Right. overall concept of what this sutra is actually wanting to describe. For example, I'll Okay. just explain you one sutra, which is Atha Yoga Anushasanam, the very first sutra of Yoga Sutra. When we talk about this sutra, generally people translate it from the Google as Yoga is Anushasan, Yoga is discipline, right? सामान्यतः Yeah. जब हम इस सूत्र को एक्सप्लेन हाँ. करते हैं अथ योग अनुशासन को, तो लोग इस प्रकार से बात हाँ. करते हैं कि योग एक अनुशासन है, जो कि जबकि गलत है. इस सूत्र का अर्थ ये नहीं है. अथ नहीं है. शब्द हाँ. अपने आप में डिस्क्राइब करता है नाउ वी आर स्टार्टिंग योग Yes. अनुशासनम, द डिसिप्लिन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट एज नेम्ड योगा. Now we are starting Hmm. that discipline which is named as yoga. That is the meaning of this sutra. लेकिन वो डिस अप्रोप्रिएशन की वजह से हम जल्दीबाजी में गूगल से सर्च करते हैं तो हमें ये मतलब पता चलता है क्या योग अनुशासन मतलब योग अनुशासन है, जबकि योग अनुशासन नहीं है. पतंजलि ये कहना चाहते हैं, महर्षि पतंजलि, कि अब हम योग के अनुशासन का प्रारंभ करते हैं. अथ शब्द वहां आता है जहां हम प्रारंभ की बात करते हैं. When we are talking about the starting of anything which is already pre-existing. Okay. तो जो Hmm. एक इतना छोटा सा सूत्र इतना ज्यादा गलत सेंस में जा सकता है, जब आप उसका मीनिंग समझने लगोगे, चीजों को कनेक्ट करने लगोगे, इट विल टेक टाइम. ओनली 195 sutras are there. When you jump, I talk about Yoga Sutra because it is the smallest one from all of these. When you jump into any other darshan, they all are much more wider than 195 sutras. तो जब उस 195 सूत्र को पढ़ने में और समझने में हमें समय लगेगा, अगर हम उसको और डेप्थ में समझना चाहें, वी नीड अ पर्सन जिसने वो वास्तव में पढ़े हो, और अगर उसकी कृपा हो, उसका मन हो, तो वो हमें पूरा डिटेल में समझा सकते हैं इन शॉर्ट. लेकिन उसके लिए हमारे बुद्धि के पट भी खुले हुए होने चाहिए, जो कि एकदम से नहीं खुलते हैं उन दर्शनों की दृष्टि को समझने के लिए, है ना. तो इसलिए हाँ. जितना भी एसएलएम में है, दैट इज सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जाम. Okay. But if you want Okay. to learn it in detail, take time of at least 5 to 6 years and keep reading the things. Keep learning the things अच्छा. and you will get it. Okay? Ma'am, हाँ. I have a short question, ma'am. जी In बताइए. the SLM, there are हम्म, long question and short question. But Okay. in the long question, there is not mentioned how many words should be there in the answer. That is not the subject material, sir. Why? Because how much you know about that question, you can write down that much. There is no word limit. That is why word limit is not mentioned. But when you will get the question paper before exam, you will get a sample question paper also. Then you will learn, then you will understand what is the word limit, how much you can write down. But still, Right. if you haven't wrote up that under that word limit and some words are extra, you will not get the negative marking. So don't worry about the word limit. Just learn, understand, and write how much you can write. Okay. You are ma'am. free to write, okay? मैम Will you share मैम the एक PPT? क्वेश्चन Okay, मैम one एक by one, क्वेश्चन please, one by one. मैम एक The क्वेश्चन thing मेरा is, था. when we write an exam, okay, where we don't have any slokas, any sutras to highlight our answers, correct? So how can we, justify our answers and, get the maximum marks out of one question? Very easy. If you don't know, if you don't have the remembrance of sutra, don't write the sutra, but at least describe it in a manner which we use in commerce, specifically the chart format. Like if I am talking about what are the panchavrittis described in Yoga Sutra, and you don't remember what is the sutra, but you remember the name of vrittis. So you can write down vritti in center, vritti, VRITTI, and then 5 compartments of that.
first name, second name, third name, fourth name, fifth name, and then describe each and everyone by numbering 1, 2, 3, 4, and describe each and everyone in the separate lines. This will be very much good pattern to write the answer if you don't know the sutra. And if you know the sutra, write the sutra very first and then start explaining it. मैम Okay, एक क्वेश्चन था thank मेरा you. मैम कि ये जो Sir, please tell your name first. मैम, माय नेम इज संजय कुमार सिंह मैम। जी बताइए सर। मैम ये कहना है कि ये जो कोर्स डिजाइन हुआ, जिसमें हम बहुत कुछ तो नहीं पढ़ सकते, पुराण नहीं पढ़ सकते, बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो कोर्स डिजाइन हुआ, इस कोर्स का कोई एक बुकलेट या बुक है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी तो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, अलग अपना जॉब करते हुए कर रहे हैं, तो हम लोग उतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक प्रिस्क्राइब्ड बुक से जो आपका कोर्स डिजाइन है मैम, जो आप पढ़ाना बताना चाह रहे हैं हम लोगों को, उसका कोई बुक है प्रेफर, या बुक हम लोगों को कुछ मिलेगा? एज सच कोई स्पेसिफिक बुक आपकी जो एसएलएम के अलावा है, स्पेसिफिक कोई बुक नहीं है, एसएलएम ही आपकी रेफरेंस बुक है। अगर आप उसके अलावा अलग से पढ़ना चाहते हैं तो आप हर एक को अलग अलग से आप गूगल पे जाके उसका गूगल आर्काइव से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक शास्त्र का, हर एक पुराण का, इतिहास का आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, आप उससे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके लेकिन हम लोग को पतंजलि से जो भी हम लोग ऑनलाइन कोर्स में बुक्स भी आना है, तो क्या उसमें ये इसका भी बुक्स आएगा जो भी कोर्स डिजाइन है उसका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ओके आपको पूरा एसएलएम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ओके, जी जी थैंक यू। मैडम ये जी। पीपीटी अनुभव इसका मैम, शेयर अनुभव मैम। करेंगे? मैडम मैं प्रदीप गर्ग हूँ। जी बताइए सर। इसका पीपीटी शेयर किया जाएगा ग्रुप पे? Sir, the SLM you have right now, if you do you have the SLM? या आई एम हैविंग या Okay. The SLM, if you have the SLM, let me show you. This SLM is actually the PPT. You don't need the Okay. PPT separately. Okay. Okay. Let me show you. This is the SLM which you have right now, right? राइट In this pattern it is, राइट right? So if you see, ओके सो दीज आर द बुलेट पॉइंट्स आर द the पीपीटी ओनली। PPT from which we have studied right now, these are just the headings like block 1, unit 1, and all the key pointers were there. Like as you see in the unit 1, there is meaning and definition of darshan, which we studied. The darshan is meaning as seeing, vision. Okay. And then we have seen major themes in Indian philosophy: Atma, Brahm, Karma, Moksha. We will study them in detail, but it is supposed that अभी हमने इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया है of the first block. Now you have 1 week. You read the first block, every unit of that. Make your questions regarding the study material, regarding the content which you don't understand, rather than कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है. These are not the subject material. You read from here the introductory part. क्या इंट्रोडक्शन है, क्या मेजर सोर्सेज हैं, उनको क्या कहा जाता है, कैसे कैसे उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. अगर इन सब अंडरस्टैंडिंग्स में आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है, आस्क दैट इन द नेक्स्ट वीक क्लास फर्स्ट, एंड देन वी विल डिस्कस द फर्दर थिंग्स. तो अभी हमने ब्लॉक 1 का एक इंट्रोडक्शन लिया है. You all are supposed to read it from your SLM and then you can talk to us again. Okay? यही SLM जो अभी हमने सामने दिखाया, यही हमारा PPT में कन्वर्ट हुआ है, only with headings. So SLM is more detailed rather than the PPT. राइट, थैंक यू मैम. बस मैम जी बताइए. जी बताइए. मैं रजनी. फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी ना विपिन सर की, तो उन्होंने कुछ बुक्स दिखाए थे कि इनको किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो उससे पढ़ लेना, मंगवा लेना ऑनलाइन. ये बताया बिल्कुल था. बिल्कुल, मैंने आपको बोला ना कि आपको हाँ. जो भी दर्शन पढ़ने की आंतरिक इच्छा जागृत होती है कि मुझे इस दर्शन से कुछ कोरिलेशन मिल रहा है अपने वास्तविक जीवन का, मुझे डिटेल में पढ़ना है. कुछ बुक्स के नाम दिए थे उस दिन उन्होंने कि ये बुक अच्छे हैं, उन्हें मंगा सकते हो आप ऑनलाइन. आपका जो पीपीआर पड़ा हुआ है ना नेट पे, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि ओडीएल वेबसाइट पे, आप उस पीपीआर को डाउनलोड करेंगे, वहाँ इंडियन फिलोसफी के रेफरेंस में भी कुछ बुक्स दी हैं. आप उसको डायरेक्टली कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करो, उसका पीडीएफ आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा. हैंड टू हैंड मिल जाएगा. हाँ जी. ओके. अनुपमा मैम. ये पतंजलि पे लोड है मैडम? सॉरी, ये पतंजलि पे लोड है पूरा, वेबसाइट पे ही, पतंजलि की वेबसाइट पे ही पूरा है? हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया होगा यूजीसी ओडीएल का,
वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसमें पीपीआर नाम से एक चीज पड़ी हुई है। पीपीआर को आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पीपीआर डाउनलोड करेंगे, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का एक टेंटेटिव पुराना सिलेबस बना हुआ है। उस सिलेबस के एंड में ना रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो वहां से आप अपना सब्जेक्ट ढूंढ के उस सब्जेक्ट के रेफरेंसेस उठा सकते हैं कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। Ma'am, can I ask ओके, one question? प्लीज लेट मी नो योर नेम। मैडम एक प्रश्न है मैडम। Ma'am, Anubha. जी जी, अनुभव मैम, पहले आप बताइए। Uh, Ma'am, spiritual and ethical orientation, pluralism, diversity, empirical and rational, ये सब contents of दर्शन है या branches of दर्शन है? Or the These are way of scope. दर्शन है? These are not even the branches. These are हाँ, not even they comes under the scope. That when okay, we are talking about what area Indian philosophy is covering, कितने okay, क्षेत्र में इंडियन फिलोसफी फैली हुई है, these are the okay, answer of that question. okay, ma'am, thank you. जी मैडम एक नेक्स्ट। प्रश्न है मैडम। मैडम एक प्रश्न है। सर प्लीज लेट मी नो योर नेम फर्स्ट। सत्यदेव यादव। जी जी बताएं सर। ये जो इकाई फर्स्ट है, इसमें हम्म, 2-3 पेज हैं। इकाई फर्स्ट है ना, जी भारतीय दर्शन का स्वभाव और क्षेत्र। इसमें जी क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की प्रमुख अवधारणाओं आत्मा, ब्रह्म, कर्म और मोक्ष का विवेचन कीजिए और समझाइए कि ये अवधारणाएं किस प्रकार मनुष्य के नैतिक आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन करती है। इतना बड़ा आंसर तो इस बुक में है नहीं, कहाँ से देंगे। सर। देखिए, मैं वापस से आपको यही बोल रही हूँ, जो क्वेश्चन उस बुक में दिए हैं वो केवल एक पैटर्न समझने के लिए आपको दिए हैं कि इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। आप उन क्वेश्चंस की चिंता मत कीजिए जो वहां लिखा है। ये इसके लिए है, जैसे कुछ लोगों का भी प्रश्न आया ना कि हमें डिटेल। अच्छा। हरिओम मैम, शायद आपका ऑडियो वीडियो दोनों चला गया है। आई थिंक नेटवर्क इशू। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। So time is over. शायद कुछ नेटवर्क इशू आ गया है, मैम नहीं दिख रही है। इसके लिए मेरा नाम शरयू है। सभी को नमस्कार। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप सभी को। आप सभी को एक टाइम कंफर्टेबल है क्या? मैम को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा लेट ले, 8:30 ऑनवर्ड्स, क्योंकि मैं जनरली जॉब से आती हूँ और इमीडिएट भागा दौड़ी करके। तो आप सभी लोग कंफर्टेबल हो इस टाइम पे? मैडम ये समय सही है, ज्यादा लेट हो जाएंगे मैडम ये। ये ठीक है मैम, 8 साढ़े 8 तो हमारा खाना खाने का टाइम होता है, फिर और लेट हो जाएंगे हम सोने में। लेट हो जाएंगे फिर है ना। ओके ओके, हाँ कैन आई से ज्यादा से ज्यादा 8 कर सकते हैं, चले जाते हैं मैडम। 8 कर सकते हैं। 8:30 का टाइम ठीक है। ये ठीक है मैम। Am I audible to everyone? या Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सॉरी फॉर मैम आपकी आवाज कट रही है। game is going on here.
तो आपकी आवाज कट आप रही है। जो प्रश्न है वो नो मैम। Now it is disturbing again. Again मैम नो disturbing. नॉइस। हेलो हाँ, yes, 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 please. ओके इज इट ऑडिबल ना Yeah. ओके तो मेरा आप लोग को ये कहना है कि फर्स्ट क्योंकि मेरा नेटवर्क का कुछ इशू है यहाँ पे रेन हो रही है एंड लाइट इज नॉट देयर सो आई हैव टू कम आउट सेकेंड थिंग इज दैट कि आप जो टाइम चेंज की बात कर रहे हैं मैम इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बाकी सब लोग भी जो जुड़े हुए हैं ग्रुप में उनको थोड़ा सा टाइम का ना इशू रहेगा 8:30 इज टू मच लेट तो आपको उस क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा यू कैन लर्न Yes, फ्रॉम द ma'am. रिकॉर्डिंग It is fine, ma'am. ओके ओके मैम। यू कैन आस्क जी किसी और का कोई ये संगीता मैम you can talk now Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. good I'm evening Sai good Sangeeta evening from Hyderabad. Regarding जी this philosophy, अगर जी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आपको डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हैं मैडम। yes you can directly call me ओके or मैम। before giving a call you can ओके give me a message if I am free or not at that time if I'll be ओके मैम। free I will contact you at that time or we can match up a time to talk ओके about the question okay ओके श्योर श्योर थैंक यू। okay anyone else किसी और का कोई प्रश्न यदि रह गया है तो आप बता सकते हैं अन्यथा हम क्लास को नेक्स्ट वीक तक के लिए करते हैं एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक सेम डे वेडनेसडे Okay, ma'am. ओके Thank मैम। you. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. Good ओके night. ओके हरिओम टू ऑल ऑफ यू ओके मैम। हरिओम। Hariom. सभी लोगों को प्रणाम ओम शुभ रात्रि मैम। Namaste, ma'am. शुभ रात्रि शुभ रात्रि लाइट आ गई Shubh मैम। हाँ जी लाइट आ गई है ओके थैंक यू मैम। ओके ओके